हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना कल जेनेटिक वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं आप लोगों को जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका सेकंड यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ। फिर प्लांट फिजियोलॉजी के आपके 2 यूनिट हैं, तो उसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड यूनिट है, फर्स्ट पार्ट है, वो करा रही हूँ। और ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसमें कुछ चैप्टर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए कि बायोलॉजी का थोड़ा सा जो मैथ सेक्शन है या फिजिक्स सेक्शन जिसको कह सकते हो, वो आपका ये फिजियोलॉजी है। इसमें जो है क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्ट आते हैं, और जितना इम्पोर्टेंट है उतना जो है इंटरेस्टिंग भी है। तो अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि अपने कल 10th का रिज़ल्ट आया था, और उस रिज़ल्ट में बच्चों ने बहुत अच्छी परसेंटेज ली। तो उसके लिए जो है उनको बधाई भी है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट उनका रहा। तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी कि वो भी, जैसे अब आप लोगों का 12th है, तो मैं चाह रही हूँ कि जितने बच्चे इस साल खड़े थे उससे कम से कम 10 बच्चे और भी 90 प्लस हमें मिले, ठीक है ना। तो अब ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 5th चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा ये मान के चलो कि केमिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है, हालांकि थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अगर मैं आपसे सांद्रता या कंसंट्रेशन की बात करूँ तो आप क्या कहोगे? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, विलेय की जो मात्रा है उस मात्रा के आधार पे आप कंसंट्रेशन बताओगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको 2 ग्लास दिए। अब 2 ग्लास में, एक ग्लास में 1 चम्मच, मतलब पानी तो दोनों में इक्वल है, और एक में तो हम डाल रहे हैं 1 चम्मच शुगर, और एक में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच। तो अब मैं अगर आपसे केमिस्ट्री के लिए पूछती हूँ तो आप कहोगे कि जिसमें आपने 2 चम्मच डाली है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और हालांकि अपन बायोलॉजी में भी यही चीज़ कहेंगे, लेकिन अगर हम मूवमेंट कहेंगे, हम कोई डिफ्यूज़न कहेंगे, तो अब अगर हम इन दोनों के बीच में कोई पाइप लगा दें तो डिफ्यूज़न किसका होगा? डिफ्यूज़न जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि जो 2 चम्मच वाला, 2 स्पून वाला शुगर वाला जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 1 चम्मच वाले से पानी आएगा, यानी कि वाटर मूव करेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा बायोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे। तो ये जहाँ हम अगर जब दिमाग में तो हमारे वही कंसंट्रेशन है, लेकिन हम जब किसी डिफ्यूज़न की या किसी के मूवमेंट की बात करेंगे तो उस समय हम ये देखेंगे कि वाटर की परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है। हमें सॉल्यूट की परसेंटेज नहीं देखनी है, हमें वाटर की परसेंटेज देखनी है कि जहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वो कम की ओर जाएगा। ये आप डिफ्यूजन का आप जानते हो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो क्योंकि आपको पता है कि जितने प्रोसेस है, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, कोई भी हो, उसमें जितने फिजिकल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं? वाटर के थ्रू। क्योंकि केमिकल है वो भी मूव कर रहा है, या जो भी चीज़ हो रही है वो सारी की सारी जो है, मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वाटर। तो इसलिए जो है इसमें जो चैप्टर है उसका नाम भी यही दे रखा है, प्लांट वाटर रिलेशन। यानी कि इसमें पादप और जल के बीच में क्या संबंध है, और इस रिलेशन से कौन कौन सी प्रोसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और इंट्रोडक्शन में वही वाटर के बारे में दे रखा है कि वाटर जो है वो जो है सार्वभौमिक विलायक है, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बहुत कम चीज़ें हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। बाकी आप ये मान के चलो
कि जितनी जो भी चाहे सब्सटेंस कह दो, एलिमेंट्स कह दो, जो भी कह दो, वो सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व होते हैं। और अगर आप केमिकली देखो तो वाटर क्या है, वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कॉम्बिनेशन है, H2O जो आप इसका लिखते हो फॉर्मूला। तो इसमें जो है इनके बीच में गैप होता है और उस गैप में जो है कोई भी चीज़ है वो आसानी से डिजॉल्व हो जाती है। तो इसलिए जो है वाटर सबसे पहली बात तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें सारी चीज़ें कुछ को छोड़कर अधिकतर चीज़ें जो वो चीज़ें नहीं घुलेंगी जो कि फैट होगा, फैट से रिलेटेड होगा, वो नहीं घुलेगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसमें पोलरिटी भी पाई जाती है, यानी कि अगर आप वाटर को डिवाइड करो तो HN और OH आयन, इसमें ये दोनों क्या हो जाते हैं, HN पॉजिटिव हो गया और OH आयन नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो पोलरिटी भी है। फिर उसके बाद में इसमें हाई कोहेसिव और एडिसिव फोर्स भी पाया जाता है। कोहेसिव और एडिसिव क्या होता है कि जब सेम मॉलिक्यूल है, यानी वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल है तो उनमें भी अट्रैक्शन है, वाटर जो दूसरे के साथ है तो वो भी अट्रैक्शन है। तो सेम मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्शन है और दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्शन है। तो ये वाटर की क्वालिटी है। उसके बाद में अगर हम इसकी वो pH देखते हैं तो pH क्या है, 7, यानी कि ये न्यूट्रल है। जब अपन pH की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि 7 जो है न्यूट्रल है, इसके नीचे जाते हो तो एसिडिक होता है और इसके ऊपर जाते हो तो बेसिक है। तो इसलिए जो है वाटर जो होगा वो वाटर हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल। इसलिए कोई भी केमिकल है उसमें वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसके बाद में देखो, अगर हम ये देखें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हाई डेंसिटी होती है, इसकी उच्च घनत्व इसमें प्रदर्शित होता है। अब ये क्या होता है, इसमें जैसे कभी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा तो ये क्वेश्चन आता है कि जैसे जो पोल्स वगैरह हैं या बहुत जहाँ कम टेम्परेचर है वहाँ पर पानी आप देखो 0 डिग्री पे जो है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ में या आइस में चेंज हो जाता है। और जब आप देखते हो कि बहुत कम टेम्परेचर -30 -20, तो फिर वहाँ पर जो वाटर एलिमेंट एक्वेटिक सिस्टम में जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं जब बर्फ़ बन जाती है। लेकिन नहीं, इसमें जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये सॉलिड में चेंज हो जाता है और फिर वो उसके ऊपर एक ढक्कन बना देता है, कवर बना देता है, ताकि टेम्परेचर उसके अंदर नहीं जाता और अंदर जो पानी है उस पानी के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में और उसमें जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आप लोगों को छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ये है। अब देखो उसके बाद में हमारे पास में जो एक और वर्ड आता है और उस वर्ड में भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इंग्लिश में इसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन हिंदी में ये वर्ड में दिक्कत आती है। अब मैं आपको बताती हूँ, 2 वर्ड हैं, एक तो है द्रव और एक है द्रव्य। तो ये जो हिंदी है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है लिक्विड और ये है आपका फ्लूइड, ठीक है ना। लिक्विड मीन्स जो तरल है तो वो तो कहलाता है द्रव, और द्रव्य क्या है, सब्सटेंस है जिसमें तीनों फॉर्म्स आती है, यानी कि लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। तो थोड़े हिंदी वाले जो हैं वो इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखो, जो ये तो खैर केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। अब अपने इस चैप्टर में जो अपन स्टार्ट करेंगे, अपने पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफ्यूज़न है, परमेबिलिटी है, ऑस्मोसिस है, प्लाज्मोलिसिस है, फिर बहुत सारे फोर्सेस हैं, फिर कुछ पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल भी है और इम्बाइबेशन भी है। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन। और बच्चे हर समय जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये चैप्टर मैंने इसीलिए लिया और इसको बहुत अपन इजीली और कूल डाउन होकर पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्यूज़न। बहुत सिंपल सा है डिफ्यूज़न, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गति होती है, जो गमन होता है पार्टिकल्स का वो या कणों का, और उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण।
और जो आप नॉर्मली छोटी क्लासेस में पढ़ाई था कि जैसे मान लीजिए आपके रूम है, उसमें आपने सेंट स्टिक यानी कि अगरबत्ती जलाई तो थोड़ी देर में ही आपको पता लग जाता हाँ भाई किसी ने अगरबत्ती जलाई, या परफ्यूम लगाया, अरे वाह परफ्यूम लगाया। तो ये जो है ये है आपका डिफ्यूज़र। तो यहाँ पे अगर आप गैस का, अब इसमें भी गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो अगर आप इसमें मूवमेंट देखते हो तो सबसे ज़्यादा होता है गैस में, फिर उससे कम होता है वाटर में, और सॉलिड में होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड में जो है डिफ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने पास पास हैं, उनमें अट्रैक्शन पावर इतनी है कि वो इजीली मूव नहीं करते। तो यहाँ पे ये आपकी इजीली होगी। ठीक, अब इसमें देखो जो ये डिफ्यूज़न है, इस डिफ्यूज़न को भी कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं, कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। अगर हम कोई प्रोसेस में, वैसे भी आप देखो कि अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। तो ये सबसे पहला तो हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे और हमारी डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर दूसरा जो है पदार्थों का घनत्व या डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है कि जैसे जैसे हम डेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूज़न क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि गैसेस फॉर्म में ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और सॉलिड में उससे कम है। तो यहाँ पे जब हम डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली है कि जो अणु है वो बढ़ते जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो है इसमें क्या रहेगा, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है प्रोपोर्शनल टू 1 जो है डेंसिटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे, और डेंसिटी भी क्या है, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो है ये इसका फॉर्मूला है। हालांकि ऐसा आता नहीं, लेकिन फिर भी जो है कभी छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, या कोई फॉर्मूला आ जाए कि किस तरह से ये डिपेंड करता है। फिर तीसरा है विसरण दाब की प्रवणता, डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें, अब इसमें हर समय देखो कि जो डिफ्यूज़न है वो डिफ्यूज़न भी क्या हो गई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। जैसे कंसंट्रेशन है वैसे यहाँ प्रेशर का भी है कि हाई प्रेशर टू जो है लो प्रेशर मूव करेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम इसकी डिफ्यूज़न की वो देखते हैं तो एक तो ग्रेडियंट के डिफरेंस पे, और दूसरा इसमें जो है इसके डिस्टेंस पे ये डिपेंड करती है। तो जो डिफरेंसेस है ग्रेडियंट की उसके तो ये पॉजिटिव होती है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिफ्यूज़न है वो बढ़ेगा। लेकिन जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके, जैसे मान लो कि आपने अगरबत्ती यहाँ जलाई तो यहाँ पे एकदम से खुशबू आ जाएगी, और जो दूसरे वाले रूम है उस रूम तक जाते जाते जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो कम हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो जो डिफ्यूज़न रेट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका डिफ्यूज़न का। फिर नेक्स्ट है पारगम्यता। सेकंड जो टॉपिक है वो है ये तो आपका हो गया। फिर यहाँ पे देखो, हाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंस अपन कर लेते हैं कि जो डिफ्यूज़न की इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस में एक तो आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो गैस का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे कि अगर जब फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के बाद में तो फूड ट्रांसफ़र होता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, डिफ्यूज़न का हो गया। फिर उसके बाद में देखो कि जो भी ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। अब यहाँ पे मैं इसलिए इनको भी चीज़ों को नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आपके डिटेल में आएगी। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है कि जब हम जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो रेस्पिरेशन में, तो उसी तरीके से जो वाष्पोत्सर्जन है उस वाष्पोत्सर्जन में जो है ये जल वाष्प को बाहर छोड़ते हैं, तो इसमें भी डिफ्यूज़न का हेल्प करती है। फिर उसके बाद में जो भी रूट्स हैं वो रूट्स जो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बिलो टू टॉप
क्योंकि जितनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है वो कौन करता है, रूट करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना भी एक बहुत बड़ी बात है प्लांट के लिए, तो वो भी किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंस बताती है कि प्लांट्स में डिफ्यूजन की क्या इम्पोर्टेंस है। अब अपने पास में सेकंड है परमेबिलिटी या पारगम्यता। अब ये जो पारगम्यता है, ये जो है वैसे तो आप अपने को 3 से मतलब है, लेकिन मैंने इसको 4 में कर दिया। सबसे पहले है अपारगम्य। अपारगम्य या इम्परमेबल, यानी कि जब कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर सके तो वो कहलाता है इम्परमेबल, अपारगम। फिर उसके बाद में है परमेबल, यानी कि आप इजीली कोई भी चीज़ है वो एंटर कर ले तो वो कहलाती है परमेबल। तो 2 तो आपके हो गए। इम्परमेबल यानी आप नहीं जा सकते, परमेबल यानी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो इसी तरह के प्लांट्स में भी होती है कि कुछ चीज़ें उसमें एंटर नहीं कर पाती, जैसे पॉइजन है, पॉइजन इजीली एंटर नहीं करेगा तो वो इम्परमेबल हो गया। और जो परमेबल है, वाटर है, इजीली एंटर कर सकता है तो वो हो गया आपका इम्परमेबल। लेकिन इसके साथ में 2 चीज़ यहाँ पर और है, एक तो सेमी परमेबल और एक सेलेक्टिव, यानी अर्धपारगम्य और चयनित। अब अर्धपारगम्य क्या है कि मेरी इच्छा है मैं किसी को तो अंदर आने दूं, किसी को अंदर नहीं आने दूं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेमी परमेबल या अर्धपारगम्य। यानी कुछ ऐसी झिल्लियां हैं जो केवल वाटर को या सॉल्वेंट को या विलायक को तो अंदर एंटर करने देती हैं, लेकिन सॉल्यूट को या विलय को एंटर नहीं करने देती है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेमी परमेबल। अब जो तीसरा है वो है सेलेक्टिव, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी सेल है उन सेल की सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव क्या है कि जैसे मान लो अभी मैंने आपको कहा वाटर है, यूनिवर्सल है तो वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन सेलेक्टिव पर जो है मेम्ब्रेन होगी तो उस कंडीशन में अगर उसको वाटर की ज़रूरत नहीं है तो वो वाटर भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिव परमेबल। और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जब अपन वैक्यूल या रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन, ये आपके कंपटीशन के लिए है, जो वैक्यूल है, रिक्तिका है, उसके चारों तरफ भी सेल मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन होती है और उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेना, अक्सर क्वेश्चन में आता है कि टोनोप्लास्ट क्या है या इसकी क्या क्वालिटी है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरह है और एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, परमेबिलिटी का। तो यहाँ पे आज अपन इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी कह सकते हो, या एक बार समझ आ गया तो फिर टफ नहीं है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन थोड़े से मेरे को घुमाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ढंग से याद करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।